नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल चिमनभाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का संस्थापक हूं और आज की तारीख है 9 जुलाई 2021 शुक्रवार। ये मेरा वीडियो है कि मैंने किस तरह का धरने का फॉर्मेट मैंने क्या प्रपोज किया है। धरना किसी भी मुद्दे को है, जैसे लॉकडाउन हटाओ, फोर्स्ड वैक्सीनेशन रोको, या जो मुख्य मुद्दा जो है वो वोट वापसी मुख्यमंत्री की। अमेरिका में धरना क्यों, अरे ये लॉकडाउन क्यों मामूली सा था और लोगों को नुकसान क्यों नहीं गया, मतलब 60-70% लोगों को क्यों नुकसान नहीं गया लॉकडाउन में। ऊपर से जो बॉटम 40% पॉपुलेशन थी उसकी तो इनकम 2019 से ज़्यादा हो गई लॉकडाउन में, जितने कैश डोल उनको मिले। तो उसका मुख्यमंत्री सबसे मुख्य कारण था कि वहाँ राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर है, राइट टू रिकॉल गवर्नर, और दूसरा वहाँ पे ज्यूरी सिस्टम है, इसलिए सजा करना बहुत मुश्किल था यदि कोई लॉकडाउन तोड़ के बाहर आता है तो। और तीसरा, वहाँ हर एक आदमी के पास बंदूक है। तो ये ज्यूरी सिस्टम और हर हाथ में बंदूक, ये कानून भी हमें भारत में लाने हैं, राइट टू रिकॉल पार्टी को, मुझे। लेकिन अभी मुख्य मुद्दा है वोट वापसी मुख्यमंत्री, यानी राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर। और साथ में दो मुद्दे तो है ही, लॉकडाउन हटाओ और फोर्स वैक्सीनेशन बंद किया जाए, फोर्स टेस्टिंग बंद किया जाए वगैरह। अब जहां तक मेरा मानना है, कम्युनिकेशन प्लस इलेक्शन कंटेस्टिंग, ये कानून बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए काफी है। आज की तारीख में भगत सिंह के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय कम्युनिकेशन, फ्री कम्युनिकेशन नहीं था। कुछ बोलते थे सीधी पुलिस पकड़ लेती थी। इलेक्शन भी फर्जी थे। बड़े पैमाने पे वोट रिगिंग पुलिस ही आके करती थी, बूथ रिगिंग नहीं करती थी। ये मैं आपको 1947 से 1951 से पहले की बात करूं तो 51 में भी हुआ है बड़े पैमाने पे, कि ऊपर से ऑर्डर आता था कलेक्टर को कि ये आदमी जीतना चाहिए, बस फिर वही जीतेगा। वॉइस रॉय बोल देता था कि ये आदमी जीतने चाहिए। चुनाव होते थे, लोग वोट डालने जाते थे, कहीं कहीं पे ढंग से वोटिंग होती थी, बाकी वॉइस रॉय को जिसको जिताना है वही जीतते थे उस समय। तो सबको पता था कि चुनाव फर्जी है। अखबार वाले नहीं लिखते, बिकाऊ मीडिया है, इतिहासकार भी नहीं लिखते, वो भी, एवरी हिस्टोरियन इज अ पेड हिस्टोरियन, इसलिए वो कभी नहीं बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ओपन वोट रिगिंग होता था, और वो अखबार में भी नहीं आता था। जैसा आपने देखा कि लॉकडाउन में और कोरोना में कितनी धांधलियां हुई है, और अखबार में उसका 2% क्या 1% भी नहीं आया। तो उस समय चुनाव की प्रक्रिया नहीं थी और मुश्किल से 5-7% लोगों के पास वोटिंग राइट था, इसलिए लोगों ने बंदूक और बम को समर्थन दिया था। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया आज है, यदि आप मानते हैं, जैसे मैं मानता हूं कि ईवीएम में धांधली होती है, तो ईवीएम बदलने के लिए जन आंदोलन किया जा सकता है। और दूसरा, कम्युनिकेशन के ऊपर कोई सजा नहीं है। आप फेसबुक पे कितना भी लिखो, सरकार आपको मारने नहीं आती। फेसबुक पोस्ट डिलीट कर देता है, वो विदेशी कंपनी है, और वो भी जहां तक मैंने देखा एक ही चीज पे फेसबुक ने पोस्ट डिलीट किए, यदि आप बार बार लिखते हो कि कोरोना फर्जी है। बाकी आप लॉकडाउन का विरोध करते हो, फेसबुक ने कोई पोस्ट डिलीट नहीं की। खैर, पर फेसबुक है वो फिर भी एक विदेशी कंपनी है। सरकार, आज आप लॉकडाउन के खिलाफ बोलते हो, आप चुनाव में खड़े रहते हो, आप कहते हो कि भाई भाषा जहां तक सभ्य है कि भाई हमें मुख्यमंत्री हटाना है, प्रधानमंत्री बदलना है, तब तक कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपको जेल में बंद करने नहीं आता। जबकि वाइसरॉय के जमाने में अलग था। आप बोलो वाइसरॉय हटाना है, अंग्रेजी सरकार हटानी है, तो सीधे बंदूक मारने आते थे। इसलिए उस समय भी धरना एक नॉनसेंस रास्ता ही साबित हुआ। भारत में धरनों का बादशाह कौन है, किंग कौन है? महात्मा गांधी। सबसे ज्यादा रैलियां उसके टाइम पे निकली, सबसे ज्यादा धरने उसके टाइम पे हुए। लेकिन अंत में स्वतंत्रता किसने दिलाई? महात्मा भगत सिंह की वजह से, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस की वजह से। महात्मा भगत सिंह का क्या योगदान था कि अंग्रेजों ने महात्मा लाला लाजपत राय की हत्या की। क्यों की? क्योंकि वो गरम दल, नरम दल, आप गूगल कर लेना, वो एक तरह से कांग्रेस को एक एग्रेसिव फोर्स बनाना चाहते थे, मिलिटेंट फोर्स बनाना चाहते थे, कि जो कि अंग्रेजों के साथ हथियारों के से लड़े। और साथ में उन्होंने बैंक शुरू की, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी वजह से अंग्रेजों की जो बैंकें थी उस समय, अंग्रेजों के पास 4-5 बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, दिल्ली में एक बैंक थी, उसको मर्ज करके बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो कि बाद में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से उनके पास 5-7 बैंकें थी अंग्रेजों के पास, और पंजाब नेशनल बैंक के आने की वजह से उनका प्रॉफिट कम हो गया, और देखा कि भाई
ये बैंक है वो बहुत बड़ी बन सकती है, आगे जाके एक फाइनेंशियल पावर बन सकता है, इसलिए उन्होंने लाला लाजपत राय की, वाइस रॉय ने स्कॉट और सैंडर्स को बोला कि हत्या कर दो। और भगत सिंह ने उस समय कहा कि भाई आप इस तरह से भारत के नेता की हत्या करोगे तो हम तुम्हें फांसी पे चढ़ाएंगे। वैसे भगत सिंह और लाला लाजपत राय की विचारधारा में बहुत अंतर था। ये लाला लाजपत राय ने खुद कहा है कि मैं इस बात से बहुत चिंतित हूं कि भगत सिंह और अनेक युवक बोल्शिविक यानी कि साम्यवादी कम्युनिस्ट से प्रभावित है। लाला लाजपत राय कैपिटलिज्म में मानते थे, लेकिन भगत सिंह ने ये नहीं देखा कि ये कैपिटलिज्म में मानते, वो मानते थे उस समय उन्होंने साथ कम दिया, साथ कम दिया। लेकिन जब अंग्रेजों ने उसकी हत्या की, लाला लाजपत राय की उनकी हत्या की, तब भगत सिंह ने तय किया कि इस तरह से हमारे नेताओं को यदि मारा जाएगा तो हम फांसी पे चढ़ाएंगे। उसने स्कॉट को फांसी पे चढ़ाने का निर्णय लिया और गलती से सैंडर्स को फांसी पे चढ़ा दिया। उसमें कोई गलत नहीं किया क्योंकि सैंडर्स भी उनके मर्डर में इन्वॉल्व था, वो भले उसकी भूमिका नंबर 2 पे रही हो। तो जब सैंडर्स का एग्जीक्यूशन हुआ, वध हुआ, तो अंग्रेजों को जितने भी पुलिस कमिश्नर थे सबकी सैलरी बढ़ानी पड़ी, जितने भी अंग्रेज अफसर थे सबकी सैलरी बढ़ानी पड़ी। और उससे अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह से प्रेरित होकर काफी लोगों ने इस तरह के और पुलिस पे हमले किए। और उसकी वजह से देखा उन्होंने कि भाई अब हम नेताओं को इस तरह से नहीं मारेंगे, और इसलिए उन्होंने राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस की हत्या नहीं की। मैं कई बार कहता हूं ये बात आपको कोई बिकाऊ इतिहासकार नहीं कहेगा, एवरी हिस्टोरियन इज अ पेड हिस्टोरियन। ये बात आपको कोई हिस्टोरियन नहीं कहेगा कि महात्मा भगत सिंह की आत्मा ने उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के बॉडीगार्ड का, अंगरक्षक का काम किया। वरना जिस तरह से अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को मार डाला था, हत्या की थी, इसी तरह से वो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस की भी 1940 में ही हत्या करते थे, जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुन के आए थे। उन्होंने काफी कोशिश की, उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत पैसा दिया था कैंपेनिंग के लिए कि भाई तुम सुभाष चंद्र बोस के सामने कैंपेनिंग करो, काफी पैसा मिला उनको, काफी कैंपेनिंग की। लेकिन उस समय ईवीएम नहीं था, यह कांग्रेस का इंटरनल इलेक्शन था, ईवीएम नहीं था, और वोटिंग पेपर बैलेट से होती थी। और इसमें कलेक्टर नहीं होते थे, पार्टी के खुद अफसर होते थे जो कि सारा वोट गैदरिंग करते थे, सुपरविजन करते थे, काउंटिंग करते थे। यदि सरकार के आदमी वोटिंग करते तो भी कलेक्टर के द्वारा, वाइस रॉय है वो महात्मा गांधी का आदमी थी, पट्टारमैया, सीता भी पट्टारमैया नाम था, मैं भूल गया थोड़ा, और वो उसको जिता देते और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस हार जाते। लेकिन क्योंकि चुनाव में वोटिंग भी ईमानदारी से हो रहा था, पेपर बैलेट था, ईवीएम नहीं था, और काउंटिंग भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो कर रहे थे, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन बाद में जो कांग्रेस के इंटरनल रूल इस तरह से थे कि नया आदमी कोई काम ही ना कर सके बिना वाइस रॉय की परमिशन से, इस तरह का पूरा कांग्रेस का स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया था। तो और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने फिर भारत छोड़ के चले गए। उन्होंने रूस के साथ टाई अप करना था, लेकिन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से वो एडोल्फ भाई से मिले, एडोल्फ भाई हिटलर से मिले। उन्होंने देखा कि भाई हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के आसपास तो कहीं जर्मनी की सीधी लड़ाई नहीं है, जापान की है, फिर वो जापान भेजे। तो आप देखिए, हमें स्वतंत्रता मिली राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस से, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता धरने से और रैलियों से नहीं दिलाई थी। रैली और धरना तो महात्मा गांधी टाइम वेस्ट करने के लिए करते रहे कार्यकर्ताओं का, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। रत्ती ऊपर से कार्यकर्ताओं की एनर्जी खत्म हो रही थी, टाइम बर्बाद हो रहा था। और तो स्वतंत्रता हमें किससे मिली? अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस से, और उसके साथ राष्ट्र अहिंसा मूर्ति चंद्रशेखर आजाद, अहिंसा मूर्ति महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल, ये भी मतलब सारे क्रांतिकारी जिन्होंने सचमुच हथियार उठाए। लेकिन वो आज के दिन में 100% इनएप्लीकेबल है। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता आज के दिन में। क्यों? क्योंकि आज फ्री स्पीच है और प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन क्या है कि अब पुलिस नागरिकों के कंट्रोल में किस तरह से कि नागरिकों ने मुख्यमंत्री चुना है, नागरिकों ने प्रधानमंत्री चुना, और पुलिस उसके ऑर्डर पे काम कर रही है। यानी आप यदि पुलिस के सामने फाइट कर रहे हो तो आप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी पहले मार रहे हो। आप मुख्यमंत्री को बोलो कि भाई ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लॉकडाउन नहीं चाहिए, फोर्स वैक्सीन नहीं चाहिए, और नहीं मानता तो उसको बदलने के लिए कानूनी प्रयत्न जो करो। जैसे 1974 में आंदोलन हुआ था, नवनिर्माण का आंदोलन हुआ था गुजरात में, और मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को रिजाइन करना पड़ा। उस स्तर पे भी जाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब
शासन की भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि भले बड़े स्तर पे गोलीबारी करे, बड़े स्तर पे लाठीचार्ज करे। तो फिर भी काफी कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि नहीं, सड़क पे रैलियां निकलनी चाहिए, धरने होने चाहिए। तो अब सवाल आता है कि चलो मान लिया जाए कि धरने करने से और सड़क पे रैलियां निकालने से आंदोलन को गति मिलती है, तो पहले किस तरह से हम बिना नेता का आंदोलन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लीडरलेस और लेस लीडर्ड यानी जितनी हो सके उतनी नेता की जरूरत कम हो। क्योंकि हमने कई बार देखा कि जैसे महात्मा अरविंद गांधी की अगुवाई में ये नॉनसेंस, जन लोकपाल नॉनसेंस, पूरा का पूरा कानून नॉनसेंस है। उसका पहला वर्जन जो है जन लोकपाल नॉनसेंस, वो 28 पेज का नॉनसेंस है, और दूसरा वर्जन है वो 45 पेज का नॉनसेंस है, जन लोकपाल 2। आप पढ़ लीजिए ड्राफ्ट। कार्यकर्ताओं का स्तर थोड़ा ऊपर आ गया है सोशल मीडिया की वजह से, अब वो ड्राफ्ट पढ़ पाएंगे। उसका हिंदी अनुवाद आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदी अनुवाद दिया ही नहीं है, मांगिएगा उनसे, दिया ही नहीं है उन्होंने। फिर भी हिंदी अनुवाद, और उनको कहिए सारी भाषा में अनुवाद दे। अब तो इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, 75 करोड़ डोनेशन मिला था, और उनको डोनेशन मिला उससे मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, उनकी मेहनत, उनकी किस्मत, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उन्होंने पैसा लिया है, विदेशियों से पैसा लिया या नहीं वो जाने, पर इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया है। तो अब कम से कम जन लोकपाल का सारी भाषाओं में अनुवाद दे दे, तो आप पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कितना नॉनसेंस कानून था। तो उसकी अगुवाई में आंदोलन हुआ, वो नेता के अंडर में था, दुरात्मा अन्ना के अंडर में, किरण बेदी के अंडर में, महात्मा अरविंद गांधी के अंडर में। और आपने देखा कि जिस दिन उसने डिसाइड किया कि आज के बाद जन लोकपाल फाड़ के फेंक दो, ये आंदोलन अब मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा, आंदोलन का पूरा रुख चेंज करने में वो सफल हो गए। क्योंकि सारा पैसा उनके पास था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सारे अकाउंट उनके पास थे, सारे वेबसाइट उनके पास था, फेसबुक ग्रुप सारे उनके पास थे, फोन नंबर, कनेक्शन पूरा कनेक्ट। तो जितने लोग अलग हो गए, वो दूसरा नेटवर्क तुरंत खड़ा नहीं कर पाए। अब तो बिना नेता क्या रैलियां निकल सकती है, बिना नेता के धरने हो सकते हैं। तो मैं अब दोबारा इस पॉइंट पे आता हूं, स्वतंत्रता मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट हमें क्या बताती है, जहां तक मेरा इंटरप्रिटेशन है कि रैलियों से और धरनों से कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस से, उनकी वजह से स्वतंत्रता मिली। कोई कहे आधी तो आधी, कोई कहे 1% तो 1%, पर जो भी मिला उनकी वजह से। उनका तरीका आज क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि आज फ्री स्पीच है और आज चुनाव की प्रक्रिया है। तो मेरा मानना है कि ये जो चीज है, कम्युनिकेशन प्लस इलेक्शन कंटेस्टिंग, ये आज की तारीख में यही चीज कोई ठोस परिवर्तन लाएगी। जब तक ये नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, गोल गोल घूमते रहेंगे। जो कि ये जन लोकपाल नॉनसेंस आंदोलन जो अप्रैल 2011 में शुरू हुआ था, उसने बता दिया आपको। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, धरने पे जाना चाहिए, सड़क पे रैलियां होनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूं कि किस तरह से आपकी मूर्ख बनने की संभावना कम हो सकती है। जन लोकपाल में जैसे आप मूर्ख, सबके सब मूर्ख बन गए, जितने भी लोग रैली निकालने गए थे, सड़क पे निकालने गए थे, उनमें से 90% का उद्देश्य एक नया मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाना नहीं था, एक नया प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं आया था, और वो भी जो है उसका जैसा ही निकला ना, कल की पुरुष मोदी जैसा ही निकला ना। उसने भी लॉकडाउन को समर्थन दिया, वो भी जबरदस्ती वैक्सीन टीकाकरण को समर्थन दे रहा है। जन लोकपाल फाड़ के फेंक दिया उसने। हर एक तरह के भ्रष्टाचार जो दिल्ली सरकार ने शीला दीक्षित की सरकार में देखे थे, वो सारे के सारे आज आपको देखने मिल रहे हैं। एजुकेशन पिछले कितने महीनों से या साल से दिल्ली की स्कूलें बंद है, एजुकेशन पूरा खराब हो गया। तो हर तरह से कल की पुरुष तृतीय और महात्मा अरविंद गांधी में कोई फर्क नहीं है। फिर भी तो इससे साबित हो गया कि उस समय जितनी रैलियां निकली, जितने धरने हुए, सब मेहनत सारी पानी में गई। तो सबसे पहले क्या है कि एक्टिविस्ट मस्ट डिसाइड विच लॉ ड्राफ्ट्स ही वांट्स टू सपोर्ट और अपोज। तो आप अपनी विवेक बुद्धि से तय कीजिए कि मुझे ये कानून लाना है कि भाई लॉकडाउन हटाओ, यानी रिस्टोर 2019 स्टेटस। एक शब्द में सब कुछ आ गया कि उस समय फोर्स टेस्टिंग था, नहीं था। मैं 2019 की बात कर रहा हूं, याद करने की कोशिश कीजिए। शायद पिछले 1.5 साल में इतने हैरेसमेंट हुए हैं कि शायद आप जो 2 साल पहले की बात हो वो याद करना भी आपके लिए मुश्किल हो गया हो। शायद वो आप दिन की कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि एक दिन आप बिना मास्क घूम रहे थे। तो उस समय मास्क था, नहीं था। उस समय क्या ट्रेन में जाने के लिए आरटीए पीसीआर टेस्ट था, नहीं था। आरटीए पीसीआर टेस्ट जैसा कुछ नहीं था ही नहीं। जबरदस्ती वैक्सीकरण हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था।
जिसको वैक्सीन लगानी उस समय के टाइम पे जो 10, 12, 15 वैक्सीन चल रही थी, हेपेटाइटिस बी है, रेबीज है, जिसको लगवानी वो मर्जी थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। कोई दुकानदार को आके बोलता था 7 बजे बंद कर दो, नहीं 11 बजे 12 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, रेस्टोरेंट चालू रहते थे। तो इस तरह से रिस्टोर 2019 स्टेटस बोलो या एंड लॉकडाउन टोटली बोलो, जो भी आपको बोलना हो, पर आप क्लियर हो कि आप लॉकडाउन का विरोध कर रहे हो। इसी तरह से 3 किसान का ये फार्म बिल, तो मैं 3 फार्म बिल्स का विरोधी हूं। आप डिसाइड कर लो कि आप विरोधी हो, तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये 3 कानून कैंसिल करवाने का कानून लेजिस्लेशन मुझे पार्लियामेंट में पास कराना है। या तो तुम किसको सपोर्ट करते हो कि भाई जैसे वोट वापसी मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कानून को मैं सपोर्ट करता हूं, तो ये वोट वापसी मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कानून है, तो आप यहां पे क्लियर हो जाएगा। जैसे आप पूछोगे ये, या तो दूसरे कानून को सपोर्ट करते हो, जैसे मान लो आप ज्यूरी सिस्टम को सपोर्ट करते हो, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स, हर हाथ में बंदूक के कानून को सपोर्ट करते हो। जैसे जो अमेरिका में लॉकडाउन क्यों बिना डेमोन्स्ट्रेशन के खत्म हो गया, यूरोप में डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ा ना, बिना डेमोन्स्ट्रेशन के क्यों खत्म हो गया अमेरिका में, और जब था तभी भी क्यों इतना कठोर नहीं था, क्यों इतने बड़े पैमाने पे मास, जैसे 1000 पुलिस वाले 10,000 लोगों की पिटाई कर रहे हैं, लोग घर में बैठे हुए हैं, सड़क पे उनको जाना पड़ा, 500 किलोमीटर चढ़ा। अमेरिका में कितने लोगों को 500 किलोमीटर चढ़ना पड़ा पैदल, किसी को भी नहीं चलना पड़ा, क्योंकि वहां ट्रेन चालू थी। क्यों वहां पे लॉकडाउन इतना कमजोर था, और क्यों लोगों को इतनी परेशानियां नहीं, क्योंकि वहां हर एक के पास बंदूक है। तो मान लो आप हर हाथ में बंदूक के कानून को सपोर्ट करते हैं, तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन से कानून चाहिए, और यहां से शुरुआत होगी। जैसे ही आप डिसाइड करोगे, आपको पता चलेगा कि भाई विश्वरूप छोटे गांधी तो इन तीनों कानूनों के विरोधी है। आप मान लो मॉरिशस ट्रीटी के विरोधी हो, जो मैं हूं, मैंने ये आज की बात नहीं कर रहा, 2011 से मैंने सबसे पहले ट्वीट भेजा था और फेसबुक पे लिखा था, चुनाव का मुद्दा बनाया था, अखबार में एडवर्टाइज दिए थे कि मॉरिशस ट्रीटी खत्म होनी चाहिए। मैनिफेस्टो में है मेरे राइट टू रिकॉल पार्टी के 2012 से क्या 2008 से। तो इससे आप एक मुद्दों का लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन से कानून, मुद्दे नहीं, मुद्दे ऐसे नहीं होने चाहिए कि हर एक को एजुकेशन दो, तो हर एक आदमी एग्री हो जाएगा, पर राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो जाए, उससे आपको पता चलेगा कि किसके साथ आपको धरने में जुड़ना और किससे दूर रहना है। क्योंकि जब आप लिस्ट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि विश्वरूप छोटे गांधी मॉरिशस ट्रीटी के समर्थक है, एफडीआई के समर्थक है, एफडीआई मीडिया के समर्थक है। आपने ये जो कोरोना महाकाल में मीडिया की जो नौटंकी देखी कि जब भी देखो मास्क के बारे में, जब भी देखो सोशल डिस्टेंस, 24 घंटा आप में डर फैला रहे हैं, वो किस लिए, और झूठा डर फैला है, 99% झूठा। क्यों? क्योंकि पूरा मीडिया विदेशियों के कंट्रोल में आ गया। क्यों? क्योंकि एफडीआई मॉरिशस ट्रीटी और 2002 में वाजपेयी ने एफडीआई मीडिया में अलाउ करना शुरू किया, और फिर भारत में ये यूट्यूब और फेसबुक जैसे आए, तो आप देखो कि विश्वरूप छोटे गांधी है, अवेकन इंडिया मूवमेंट है, वो मॉरिशस ट्रीटी को समर्थन करती है, वो एफडीआई को समर्थन करती है, वो एफडीआई मीडिया को समर्थन करती है, वो भारत में से यूट्यूब को निकालने के खिलाफ है, भारत में से फेसबुक को निकालने के खिलाफ है। मुझे उनका एक भी ओपन लेटर दिखा दीजिए, अवेकन इंडिया मूवमेंट.com के वेबसाइट के मालिक का एक भी ओपन लेटर उन्होंने पीएम को लिखा कि भाई यूट्यूब को निकालो भारत से, फेसबुक को निकालो भारत से, जो भी भारत की कंपनी आएगी वो कम से कम भारत के लोगों के ज्यादा कंट्रोल में रहेगी, अच्छी बुरी जैसी भी हो, ठीक है, कि मीडिया में एफडीआई बंद होना चाहिए। ऐसा ओपन लेटर उन्होंने क्यों नहीं लिखा? जानबूझ के नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो इन सब सारी दूषणों के समर्थक है। तो जब आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन कौन से कानून चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप जिस व्यक्ति के अंधभगत बने हुए हो वो गालियों के लायक भी है या नहीं। मैं साफ बोल रहा हूं, आप पूछो उनसे कि मॉरिशस ट्रीटी चालू रहनी है चाहिए या नहीं, एफडीआई चालू रहनी, यूट्यूब को भारत से निकालना चाहिए या नहीं, और जब जवाब सुनने मिलेगा कि ये सारी चीजें अगले जन्म में करनी है, इस जन्म में इस सब चीजों को, तब आपको पता चलेगा कि ये भक्ति के लायक है या गालियों के लायक है। खैर, तो ये तो एक मुद्दा हुआ कि हर एक कार्यकर्ता को तय करना चाहिए कि कौन कौन से एग्जैक्ट चेंजेस इन गवर्नमेंट जो कि राइटिंग में होने चाहिए, ड्राफ्ट, उसको वो सपोर्ट करता है या अपोज करता है।
उसके बाद ये मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया कि रैली धरने का जमाना एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया नहीं, कभी था ही नहीं। स्वतंत्रता में रैली धरनों में टाइम पास हुआ, उसकी वजह से सिर्फ महात्मा गांधी को पब्लिसिटी मिली। बाकी स्वतंत्रता उस समय महात्मा भगत सिंह और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस से आई। आज की तारीख में यदि बदलाव आएगा तो वो कम्युनिकेशन और चुनाव से आएगा। जिस दिन चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, मान लो बैन हो जाता है चुनाव पे, जो कि हुआ नहीं है, न ही सरकार ने कोई चुनाव बैन करने की कोशिश की है। देखो, सरकार को जितनी गालियां देनी हो उतनी दो, लेकिन कहीं भी चुनाव न पोस्टपोन हुआ है न कैंसिल हुआ है। कुछ कुछ जगह म्यूनिसिपालिटी के चुनाव 2-4 महीने पोस्टपोन हो गए, जैसे अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी का चुनाव 2 महीने 3 महीने पोस्टपोन हुआ। कुछ कुछ जगह पंचायतों के चुनाव 5-6 महीने पोस्टपोन हुए, पर असेंबली का एक भी चुनाव एक दिन भी पोस्टपोन नहीं हुआ। फिर वो ये बिहार की असेंबली का हो या ये वेस्ट बंगाल की असेंबली का हो या अभी जो यूपी में चुनाव आने वाले उसको भी पोस्टपोन करने की कोई बात नहीं कर रहा। तो इस तरह से देखो कि सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया को वर्ड टू वर्ड फॉलो किया है। आप, मैं ईवीएम के खिलाफ हूं, आप ईवीएम के खिलाफ हो तो अलग बात है। तो ईवीएम हटाने के लिए कम्युनिकेशन, यानी कि हम प्रचार शुरू कर सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा। 1989 में मैंने सबसे पहला आर्टिकल। तो आज की तारीख में प्रचार की स्वतंत्रता, कम्युनिकेशन और इलेक्शन कंटेस्टिंग की वजह से इसकी जरूरत पहले भी नहीं थी, आज तो बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी यदि आपने डिसाइड किया कि करना है तो पहले आप डिसाइड कर लिए कौन कौन से ड्राफ्ट आपको लाने हैं भारत में, और इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट कौन सा है, लेस इंपॉर्टेंट काम है। ये भी है कि चलो इंपॉर्टेंट मैं अगले महीने करूंगा, लेकिन ये बात कि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं अगले जन्म में करूंगा कि हाँ भाई एफडीआई रद्द होना चाहिए, मॉरिशस ट्रीटी रद्द होनी चाहिए, पर इसकी बात हम अगले जन्म में करेंगे। तो आपको आदमी की नीयत के बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद आता है कि यदि धरने पे जाना है तो आप डिसाइड करो कि धरने पे जाना है या नहीं। ये नहीं कि सब जाएंगे तो मैं जाऊंगा। देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना कि सब जाएंगे तो मैं जाऊंगा, उसी की वजह से बार बार नेताओं की चुगल में फंस रहे हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को पहले 10,000 लोग आके मेरी आरती उतारेंगे, बाद में मैं फॉर्म भरने जाऊंगा। मैंने डिसाइड किया 2004 में लड़ना था मुझे, पर मेरी अपनी तैयारियां नहीं हो पाई इसलिए नहीं लड़ पाया। फिर फाइनली 2009 में लड़ा। तब मैंने किसी का इंतजार नहीं किया था कि हाँ भाई इतने कानून मुझे भारत में, मैं अकेला चुनाव लड़ने लगा। आज 14 लोग मेरे साथ लोकसभा का चुनाव लड़े और 45 लोग चुनाव लड़ जाते यदि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टी का रजिस्ट्रेशन फरवरी में आया होता। पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर 28 मार्च को आया। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मैं अकेला चुनाव लड़ा 2 बार, 2009, 2014, और 2009 से 14 के बीच भी एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ चुनाव लड़ने के लिए। तो भी मैंने कहा 2014 में मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही लड़ूंगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे और लोग आए, अब तक में हम 35 चुनाव लड़ चुके हैं। राइट टू रिकॉल पार्टी असेंबली के 35 और लोकसभा के कुल 16 चुनाव। तो आप डिसाइड करो कि धरने में आप अकेले जाओगे, अकेले जा सकते हो। वहां पे आप अकेले बैनर लेके खड़े रहने की आप में हिम्मत है, ताकत है। ताकत तो है ही, इतनी तो आप कमजोर नहीं हो फिजिकली, मानसिक ताकत की बात कर रहा हूं, तो जाओ। पर यदि आप इंतजार करोगे कि कोई नेता मेरे लिए 1000 का झुंड लेके आए तब मैं 1001 में जाऊंगा, तो फिर से वही जन लोकपाल वाला नाटक हो जाएगा। नॉनसेंस, जन लोकपाल नॉनसेंस वाला नाटक फिर से दोहराया जाएगा। अब आपको यदि जाना है तो आप खुद उस एरिया के पुलिस को और डीएम को लेटर के द्वारा, ट्वीट के द्वारा, दोनों के द्वारा इन्फॉर्म कर दो कि भाई मैं इस जगह अकेला जाने वाला हूं, कोई दूसरा आता है या नहीं, मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूं, मेरा कोई नेता नहीं है, और मैं यहां पे खड़ा रह के सिर्फ बैनर लेके या पोस्टर लेके मैं खड़ा रहूंगा। और आपको मना करना है तो मुझे मना कीजिए, और फिर आपको डिसाइड करना है। फिर आप किसी वकील की सलाह लीजिए। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको अब आगे जो भी करना है किसी वकील की सलाह ले लेनी चाहिए कि भाई आदमी अकेला जाना चाहता है तो क्या परमिशन की जरूरत है। मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि 144 किस पे अप्लाई होता है, जब 5 से ज्यादा लोग हो। यदि आदमी अकेला जाना चाहता है, अकेला सड़क पे बैनर लेके खड़ा है, और मान लो वो चिल्ला भी नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा, सिर्फ वो बैनर लेके खड़ा है या कुछ पोस्टर लेके खड़ा है, तो मेरे ख्याल से किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अपने वकील से पूछ लो। कोई वकील, देखो इसमें यहाँ पे आपको वकील से मशवरा करना ही पड़ेगा, 1 या 2 या 3। दूसरा, आपको बेल का इंतजाम कर लेना चाहिए।
बेल के लिए क्या होता है कि अधिकतर केस में सेल्फ बेल जिसको बोलते हैं, जात मुचर का गुजराती में बोलते हैं, उस पर बेल मिल जाती है। कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसकी अपनी प्रॉपर्टी उस शहर में हो। जैसे अहमदाबाद में मुझे कौन बेल दे सकता है, दिला सकता है? जिसकी अहमदाबाद में कोई प्रॉपर्टी हो। तो उसके पास क्या चाहिए? उसके पास सबूत चाहिए कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स का बिल चलता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, दोनों हो तो और अच्छा। तो ऐसा कोई आदमी ढूंढिए जिसके पास प्रॉपर्टी हो, उसके नाम उसका नाम म्युनिसिपल बिल पे लिखा हुआ और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो तो और भी अच्छा। और वकील से पूछ लीजिए एक बार कि भाई बेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और यदि अरेस्ट हुआ और बेल की जरूरत हुई तो कितनी फीस लेगा। वो सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप लोगों के भरोसे पे मत रहना। देखिए अभी किसान आंदोलन है हुए, उसमें कुछ लोग जो जेल में गए, नेता पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि 2-3 महीने से अभी जेल में हैं। और जो किसान के नेता है वो काफी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। किसान मूवमेंट है वो काफी ईमानदार, नेता काफी ईमानदार है। वो 3 कानून, जहां तक 3 कानूनों का सवाल है, फिर बाकी मुद्दे वो उनको नहीं लेना, वो तो ऑब्वियसली उनकी मर्जी है, सारे मुद्दे वो थोड़े लेंगे या ले सकते हैं। तो आपको बेल का प्रोसीजर पूरा पता होना चाहिए और बेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो पता होनी चाहिए। आप वकील से बात कर लो और आपकी तैयारी होनी चाहिए अरेस्ट होने की, जेल जाने की, जो भी है। पर मान लो 5 लोग धरने पे जा रहे हैं या 500 लोग धरने पे जा रहे हैं, उससे आपको कोई निगरानी, और 500 लोग भी जा रहे हैं तो भी एक आदमी उन 500 के लिए परमिशन लेने नहीं जाएगा, क्योंकि यदि एक आदमी लेने गया तो फिर से वही नेतागिरी का झंझट शुरू हो जाएगा। धरना करना है तो बिल्कुल बिना नेता करो, यही मेरा पूरा इस स्पीच का कंसेप्ट है। लीडरलेस धरना, लीडरलेस रोड रैली। तो हर एक आदमी डीएम को खुद ट्वीट भेजेगा, लेटर भेजेगा, जो भी लोकल पुलिस ऑफिसर हो या कमिश्नर या इंस्पेक्टर, उसको खुद लेटर लिखेगा कि मैं अकेला इस जगह पे धरने पे जा रहा हूं। तो इस तरह से धरने के लिए कोई नेता परमिशन नहीं लेगा। ये पहली कंडीशन है लीडरलेस धरने की। दूसरा क्या है कि लीडर है वो तारीख तय नहीं करेगा। तो भाई लीडर तारीख नहीं तय करेगा तो कैसे जाएंगे? तो यहां पे मैंने कुल मिला के 3 और 3 6 और 8 14 तारीखें प्रपोज की है। तो मेरा प्रपोजल ये है, अब आप कहोगे कि ये तारीख किसने डिसाइड की है? तो राहुल मेहता ने डिसाइड की। पर एक बार डिसाइड करने के बाद मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। जैसे इस्लाम में है कि भाई शुक्रवार 2 बजे मिलना है, वो किसने डिसाइड किया? पैगंबर ने डिसाइड किया, पैगंबर मोहम्मद ने। लेकिन बाद में चेंज नहीं किया उन्होंने कभी। उन्होंने बहुत समय पहले जब डिसाइड किया कि फरवरी 2, तो अपने पूरे जीवन काल में फिर उन्होंने उस डेट को चेंज नहीं किया। मतलब और किसी डेट में इंपॉर्टेंट है तो वहां पे मीटिंग हो सकती है, लेकिन शुक्रवार 2 बजे तो मिलना ही मिलना है। उसके लिए किसी लीडर की परमिशन जरूरत नहीं है। इसी तरह से मेरा कि यदि कोई अर्जेंट मुद्दा आ जाता है, जैसे पीएम ने मान लो 3 अक्टूबर को लॉकडाउन डाला, तो अब 1 महीना रुकने की जरूरत नहीं है। अब आने वाले किसी भी रविवार के दिन हो सकता है। लेकिन इस दिन पे यदि जाना है, ये जो मैंने 3 और 6 और 8 14 दिन जो प्रपोज किए हैं, उसके लिए किसी लीडर की परमिशन की या लीडर के अप्रूवल की या आप अपने कलीग के अप्रूवल का भी इंतजार मत करो। तो ये कौन सी तारीख है मैंने प्रपोज की है? 3 रविवार, फर्स्ट संडे ऑफ फॉलोइंग मंथ्स, मई जून सितंबर। मई जून सितंबर के पहला रविवार जो भी आता है। उसके बाद ये 3 नेशनल हॉलीडे, क्योंकि छुट्टी का दिन है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो ये 3 और 6 है, ये छुट्टी के दिन हो गए, जिस दिन आदमी को टाइम मिलता है। ये 8 दिन है, इसमें से भी एक आध रविवार तो आएगा ही। ये 8 दिन है तो, और 8 दिन में तो इस तरह से टोटल छुट्टी के दिन कितने हुए? 3 और 3 6, और मिनिमम इसमें से 1 या 2 यानी 7 या 8 छुट्टी के दिन हो गए। इनमें से हो सकता है कि ये छुट्टी के दिन न हो, तो जिस दिन आपने, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको 14 के 14 दिन जाना है, लेकिन यदि आपको धरना करना है और आपने डिसाइड किया कि 18 फरवरी, तो आप किसी की परमिशन की या किसी की अप्रूवल का इंतजार मत कीजिए, सीधा शुरू हो जाइए। तो ये तारीख है मैंने क्या प्रपोज की है? 23 जनवरी, 18 फरवरी, 13 मार्च, 23 मार्च, 14 अप्रैल, 1 जुलाई, 30 नवंबर, 17 दिसंबर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा।
तो ये तारीखें क्यों मैंने पसंद की है, और मैं अभी भी बोलता हूं कि कोई कहे ये तारीख गलत है, अवेकन इंडिया मूवमेंट.com का वेबसाइट का मालिक मान लो बोलता है कि भाई राहुल मेहता कौन होता है तारीख तय करने वाला, तो मैं उनको बोलता हूं आप अपने हिसाब से 14 तारीखें मुझे दे दीजिए, ठीक है, मैं ये लिस्ट को हटा के उनकी 14 तारीख एक्सेप्ट कर लूंगा, पर बाद में लिस्ट चेंज नहीं होना चाहिए कभी भी मतलब आने वाले, मैं कभी भी वो लिस्ट को, नए लिस्ट को अप्रूव नहीं करूंगा। जो भी लिस्ट तय करना है 14 की जगह उनको 10 दिन रखने, 15 दिन रखने, जो भी लिस्ट देना है वो लिस्ट पहले से तैयार हो, ये नहीं कि नेता तय करे, क्योंकि यदि नेता तय करता है तो मान लो उसने डिसाइड किया कि अब करनी है नहीं है रैली, तो खत्म हो गया आंदोलन पूरा। जैसे महात्मा अरविंद गांधी ने तय किया कि अब जन लोकपाल पे कोई रैली नहीं होगी, अब एक ही रैली, एक ही पॉइंट पे रैली होगी कि मुझे पीएम बनाओ, मुझे सीएम बनाओ, मुझे नोबेल प्राइज दिलाओ, ठीक है, मुझे भारत रत्न दिलाओ, बस एक ही चीज पे रैलियां होगी, तो पूरा आंदोलन का रुख बदल गया। और इसी तरह से मान लो कल डिसाइड हुआ, जो कि होने वाला है, इनमें से ये अवेकन इंडिया मूवमेंट.com के वेबसाइट के मालिक और जो दूसरे लोग हैं उनमें से काफी लोग मुख्यमंत्री को क्यों ब्लेम नहीं कर रहे लॉकडाउन के लिए, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को जो मुख्यमंत्री है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, उनको जो करना है करे, उनके भाई चुनाव लड़ना हर एक आदमी की स्वतंत्रता है, मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं तो ओपनली बोलता हूं उनको कि लड़ो चुनाव, वो किसी बाद में टॉपिक पे हो, लेकिन बाद में वो बोला कि इलेक्शन अब आज के बाद रैली धरना करना ही नहीं है, तो पूरे आंदोलन खत्म हो गया। यानी कि एक्सीलरेटर 50 लोगों के हाथ में दे दो, लेकिन ब्रेक किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये तारीख तय करना क्या करता है कि अब ब्रेक किसी के हाथ में नहीं है। अब मान लो कार्यकर्ता रैली के लिए जाना चाहते तो अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तारीखें डिसाइडेड है। तो उनको यदि इस बात से प्रॉब्लम है कि ये तारीखें नहीं होनी चाहिए तो वो अपनी तारीखें दे दे, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ये लिस्ट हटा दूंगा, पर जो भी तारीख है वो डिसाइड होनी चाहिए। नेता डिसाइड करता है। देखो इसमें कितनी धांधली हो रही है कि 24 जुलाई 2021 ये तारीख किसने तय की? वर्ल्ड वाइड डेमोस्ट्रेशन.com, वो किसका वेबसाइट है? बिल गेट्स के चमचे का। मतलब जो पूरे पेंडेमिक के मुद्दे में ये फर्जी, ये फोर्स वैक्सीनेशन, हाईली एग्जैजरेटेड डेथ, उसमें यदि किसी आदमी ने सबसे ज्यादा धांधली की हो बिल गेट्स ने, तो उसी के आदमी का वेबसाइट वर्ल्ड वाइड डेमोन्स्ट्रेशन वही तारीख तय कर रहा है। और तारीख भी देखो 24 जुलाई 2021। क्या तारीख है? 24 जुलाई 2021। इसका टोटल होता है 5। अब 6 करना हो तो 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत मतलब डिफिकल्ट हो गया। तो यहां से 1 बोरो कर लो महीने से, तो ये हो गया 6, तो यहां से 1 माइनस हुआ तो ये हो गया 6, और इसका टोटल होता है 6। और ये आंकड़ा अमेरिका के धनिक शुभ मानते हैं। मैं तो शुभ अशुभ में बिलीव नहीं करता, ठीक है, जिसको मानना है माने, पर सबको पता है कि अमेरिका के कुछ धनिक है वो इस आंकड़े को शुभ मानते हैं, और इसलिए इन्होंने ये तारीख पसंद की, और इस तारीख पे हम धरना देंगे। एक तो विदेशी ने तय किया, और दूसरा वो भी शैतान की तारीख। तो वो धांधले क्यों होते हैं? क्योंकि जब तारीख करने, डिसाइड करने का पावर लीडर को दिया, यहां पे डिसाइडेड है, आज के बाद में ये तारीख नहीं बदलने वाला। अब इस दिन का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन मैं मानता हूं 17 दिसंबर। इस दिन अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह ने, ए मतलब अहिंसा मूर्ति, अहिंसा मूर्ति महात्मा, ए का मतलब है अहिंसा मूर्ति, एम का मतलब है महात्मा। प्रथम अहिंसा दिवस, अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह ने सॉन्डर्स को फांसी दी थी, वध किया था। 23 जनवरी हमारे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 18 फरवरी नेवी क्रांति दिवस है 1946। इस दिन अंग्रेजों ने डिफेक्टो इंडिपेंडेंस दी थी, यानी कि मार्च 1946 में करीब करीब सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के वारंट कैंसिल किए गए थे। उनको बोलने की पूरी छूट दे दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम भारत छोड़ने वाले हैं। उन्होंने पूरी फॉर्मल प्रोसीजर शुरू कर दी थी। कई कई जगह पे पुलिस का कंट्रोल भी उन्होंने स्टेट असेंबली को दे दिया था कि अब पुलिस को तुम पूरा कंट्रोल करो, लॉ एंड ऑर्डर तुम पूरा संभालो। तो अंग्रेजों ने इफेक्ट, एक तरह की स्वतंत्रता मार्च 1946 में ही मिल गई थी। तो वो किस लिए मिली थी? नेवी क्रांति की वजह से, जो कि 18 फरवरी को हुई।
13 मार्च महात्मा अहिंसा मूर्ति उधम सिंह ने ड्वायर का वध किया था, ड्वायर को फांसी दी थी इंग्लैंड जाके। 23 मार्च शहीद दिवस है, मैं इसे शर्म दिवस मानता हूं क्योंकि हम उन्हें बचा नहीं, उनके लिए शहीद दिवस है। महात्मा भगत सिंह, सुखदेव वो शहीद हुए थे, लेकिन हमारे लिए शर्म दिवस है क्योंकि हम उन्हें बचा नहीं पाए। 14 अप्रैल स्वतंत्रता दिवस है हमारा। ये भारत की, वर्तमान भारत की भूमि पे सबसे पहले यदि किसी तिरंगे का ध्वजवंदन हुआ हो तो वो आजाद हिंद फौज ने किया था 14 अप्रैल 1943 में नागालैंड में, नागालैंड मिजोरम के पास एक एरिया है, वहां पे किया था। और वहां से हमारी स्वतंत्रता की मूवमेंट शुरू हुई क्योंकि उस दिन भारत के सैनिकों को लगा कि अब हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। और लड़ाई काफी चलती रही, आगे चलते चलते फिर आगे स्वतंत्रता मिली। 1 जुलाई अहिंसा मूर्ति महात्मा धिंगरा ने कर्जन वैली नाम का एक अफसर था ब्रिटेन का, वाइसरॉय के इक्विवेलेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको फांसी दी थी, उसको वध किया था। तो ये सारे स्वतंत्रता से जुड़े हैं। और 30 नवंबर राजीव दीक्षित जी की हत्या हुई थी और उस दिन उनका जन्मदिन भी था। तो स्वदेशी दिवस 30 नवंबर, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आज जो स्वदेशी मूवमेंट है, या तो जो सबसे पहले यदि वैक्सीन के खिलाफ जानकारी दी हो, साइंटिफिक जानकारी, रियल जानकारी, मल्टीनेशनल कंपनियों के षड्यंत्रों के बारे में, फार्मा कंपनी के षड्यंत्रों के बारे में, वो महात्मा राजीव दीक्षित जी ने दी थी। और उनका प्रभाव कम करने के लिए ही मल्टीनेशनल कंपनियों ने विश्वरूप छोटे गांधी को उभारा है। क्योंकि मान लो विश्वरूप छोटे गांधी नहीं होते तो आज करोड़ों लोगों ने इनके वीडियो देखे होते। तो नुकसान तो था, लेकिन ज्यादा नुकसान क्यों ज्यादा? क्योंकि दीक्षित जी के वीडियो में मॉरिशस ट्रीटी के खिलाफ इंफॉर्मेशन थी, एफडीआई के खिलाफ इंफॉर्मेशन थी, एफडीआई मीडिया के खिलाफ बातें थी। तो जो धनिक थे अमेरिका के, उन्होंने देखा कि भाई अब काफी लोग वैक्सीन के खिलाफ इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू करेंगे, ये जो एक्सेसिव मेडिसिन हो रहा है, मेडिकेशन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा दवाइयां देना, उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू करेंगे। और ढूंढते ढूंढते कहीं यहां पे चले गए, दीक्षित जी के वीडियो देखने लगे तो एफडीआई के बारे में भी उनको पता चलेगा, पूरा विश्व चक्र पता चलेगा कि इसके साथ इकोनॉमिक एंगल क्या है। तो इसको बोलते हैं मिनिमाइजिंग द लॉस। तो एक ऐसा आदमी रख दो जो कि एफडीआई का समर्थक हो, मॉरिशस ट्रीटी का समर्थक हो, और सिर्फ वैक्सीन के बारे में बोले, सिर्फ कोरोना के बारे में बोले और कुछ ना बोले। तो इसको बोलते हैं मिनिमाइजिंग द लॉस। हमेशा देखो, दो बिजनेसमैन दो तरह से काम करता है, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, मिनिमाइजिंग द लॉस। कहीं कहीं पे उसको पता है कि इतना तो लॉस मुझे जाने वाला है, तो वो देखेगा आप कैसे कम लॉस हो। तो यदि विश्वरूप छोटे गांधी नहीं होते तो इनके वीडियो जितने देखे गए भारत में, उससे 50 गुने ज्यादा लोगों ने देख लिया होता ये पिछले 15 महीने में। इसलिए उन्होंने एक ऐसे आदमी को रख दिया जो कि दूध का विरोधी हो, फिर वो कोई भी दूध हो, सारे दूध का विरोधी हो, क्योंकि दीक्षित जी गाय के दूध के, देसी गाय के दूध के समर्थक थे। तो इसलिए इनकी वजह से काफी परिवर्तन हुआ है वर्तमान भारत में। इसलिए 30 नवंबर और फिर बाद में ये 3 हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे जो है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और फिर ये 3 रविवार, मई, जून और सितंबर को। तो ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस है, यानी कि भाई आपको एक ही दिन मिलता है तो मैं कहूंगा 17 दिसंबर पे जाना, 2 ही दिन जाना है साल में तो ये 2 दिन पसंद करना। पर मान लो आप ये नहीं कर सकते, आपको कोई रविवार चाहिए, तो फिर देखो इनमें से सबसे पहला रविवार कौन सा आता है, उस दिन जाओ। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से तय कर लो कि 1 दिन जाना है, 2 दिन जाना है, 14 दिन तो कोई जा नहीं सकता, जा सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये हुआ। तो इस तरह से तारीख। फिर धरना कहां होगा? तो यहां भी नेता जगह तय नहीं करेगा। धरने 4 लेवल के होंगे, तहसील लेवल के या कॉर्पोरेशन लेवल के, जैसे कोई छोटा शहर है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल के, राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आप कहां जा सकते हो। आप जा सकते हो कैपिटल में, स्टेट कैपिटल में, तो वहां जाओ। नहीं जा सकते तो जहां अपने कॉर्पोरेशन के नहीं करना हो तो मत करो, वो भी छूट है। तो तहसील लेवल का धरना है
तो रूलिंग पार्टी की ऑफिस, मतलब आपका मुद्दा राज्य सरकार के खिलाफ है तो राज्य सरकार की रूलिंग पार्टी, केंद्र सरकार के खिलाफ जाता है तो केंद्र सरकार की रूलिंग पार्टी। वहां पे आप धरने के लिए पहुंचाओ और अकेले ही जाना है, दूसरे लोग आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो उनकी मर्जी। और सिटी लेवल जाना है तो कलेक्टर की कचहरी, सिटी या जिला स्तर पे करना है तो और कोई जगह नहीं, या तो उस जिले की कोई मानी हुई जगह हो, जो कि कलेक्टर की जगह हमेशा ठीक ही होती है। राज्य स्तर पे करना है तो मुख्यमंत्री की कचहरी या असेंबली जहां पे लगती है, या तो मुख्यमंत्री की कचहरी या असेंबली की। और राष्ट्र स्तर पे करना है तो जंतर मंतर या रामलीला मैदान, दो में से एक। तो आपको सीधा ही बोलना है कि भाई मैं जंतर मंतर जाने वाला हूं, मैं अकेला बैनर लेके खड़ा रहूंगा, दूसरे आते हैं तो आए, मुझे नहीं पता, और मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं। फिर एक कम्युनिकेशन ग्रुप चाहिए। वो कम्युनिकेशन ग्रुप किस तरह से कि हर एक आदमी 5 ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बन जाए, जिसमें 20 से ज्यादा लोग ना हो, और उसमें एक ही बात होगी, ड्राफ्ट पे चर्चा नहीं होगी। उसमें आप ड्राफ्ट पे सहमत हो तो ही उस ग्रुप में आइए, वरना मत आइए। ड्राफ्ट के गुण दोष पे चर्चा नहीं होगी, चर्चा करना हो तो अलग ग्रुप बना लो। उसमें यह भी चर्चा नहीं होगी कि उसमें एक ही पॉइंट पे होगी कि भाई मैं धरने पे जाने वाला हूं, यानी आप 5 ग्रुप में जुड़े हो, मैक्सिमम 10, मतलब 5, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। मैं हर एक आदमी को बोलता हूं 10 से ज्यादा ग्रुप में से मत जुड़ो, 5 या मैक्सिमम 10, और ग्रुप में 20 या मैक्सिमम 40। यदि 41वां आदमी आ गया जो कि उस कॉज से कनेक्टेड है तो ग्रुप को 2 में डिवाइड कर दो, एक 20 का, एक दूसरा 21 का। 2 ग्रुप मर्ज करने हैं तो कर दो, 2 10-10 के ग्रुप है, मर्ज करके 20 का बना लो। 2 15-15 के ग्रुप है, मर्ज करके 30 का बना लो। लेकिन मान लो 2 ग्रुप मर्ज करके अब साइज 40 की हो गई तो उसको 2 में डिवाइड कर दो, एक 20 का है, दूसरा है जो 21-22 का, जितना भी होता है, इक्वल, करीब करीब 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दो। तो इससे हर एक आदमी, और वो ग्रुप है वो जिले स्तर का भी हो सकता है, राष्ट्र स्तर का भी हो सकता है, उस ग्रुप में आदमी एक ही बात कहेगा कि भाई अभी ये 14 अप्रैल आ रही है, मैं कलेक्टर की कचहरी पे जाने वाला हूं, जिसको आना है वो आए। और थोड़ा बहुत देखो इसमें होलफेल कर दो कि नहीं भाई कलेक्टर की कचहरी नहीं, मैं इस बार राज्य स्तर पे जाऊंगा, मैं इस बार तहसील स्तर पे जाऊंगा। पर फाइनली 1 हफ्ते पहले आपको फाइनल डिसीजन ले लेना है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, तो कहां जाओगे, और वो उस ग्रुप में डाल देना है। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा इसमें से कौन आदमी है जो कि बोलता है जाएगा, और नहीं जाना है तो भी बता दो कि भाई मैं नहीं जाने वाला धरने में, कोई भी रीजन हो तुम्हारा। पर ये जो ग्रुप है वो डिस्कशन के लिए नहीं है, सिर्फ इवेंट प्लानिंग के लिए है। यदि डिस्कशन करना है तो फेसबुक या तो दूसरे ग्रुप व्हाट्सएप पे बना लीजिए, टेलीग्राम के बना लीजिए, पर ये सिर्फ इवेंट प्लानिंग के लिए है कि धरने पे जाना या नहीं। फाइनली बात आती है पैसे की। तो इसमें गलती से भी आप किसी नेता को पैसे मत देना, जो कि हमारी पार्टी की काफी टाइम से पॉलिसी रही है कि राइट टू रिकॉल पार्टी ने आज तक किसी से डोनेशन नहीं दिया। कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो मैं उसे सीधा कैंडिडेट और एक्टिविस्ट का नाम देता हूं कि ये हमारे 14 कैंडिडेट है। 14 में से ये 6 कैंडिडेट है वो फाइनेंशियली कैपेबल है, उन्होंने बोला है कि हम अपने चुनाव का खर्चा खुद उठा लेंगे। बाकी ये नीचे जो 8 कैंडिडेट है उन्हें जरूरत रहेगी पैसे की, तो सीधा आप उनको 1000, 2000, 5000 जितना भी भेजना भेज दीजिए। और किसी को आपको 1000 देना है तो एक आदमी को दे दीजिए, आपको 5000 देना है तो इनमें से किसी 5 को 1000 दीजिए। और यदि आपका जान पहचान का है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, जान पहचान का नहीं है तो इसमें से किसी भी 5 को ले लीजिए। और आप खुद उसका मॉनिटरिंग कीजिए कि आपको वो अच्छा आदमी लगता है, मतलब पार्टी है ना वो मॉनिटरिंग करती है ना, 1000 लोगों से पैसा इकट्ठे करके फिर 100 लोगों को पहुंचाती है, वो धंधा भी नहीं करते। और यही बात रैली में होनी चाहिए कि कोई एक आदमी जो कि 1000 लोगों को इकट्ठा कर रहा है उसको पैसा मत दो, आप वो 1000 में से जिसको देना है दे दो सीधा। जो आदमी, यहाँ पे मैं बोलता हूं कि पैसा किसको देना है, नहीं देना है तो आपकी मर्जी, पर पैसा किसको देना है, जो आदमी सड़क पे बैनर लेके खड़ा है, देना है तो सिर्फ उसी को दो, वरना किसी को मत दो। और उसमें से किसको दोगे आपको कुछ नहीं पता चला, रैंडमली 5 सिलेक्ट कर लो, वरना आपकी जान पहचान का है तो पहले उसको प्रीफर करो। या तो जान पहचान के करीब कि भाई मुझे 5, आप मान लो जो वहां पे 10 लोग खड़े उनमें से किसी को नहीं जानते, लेकिन आप कुछ ऐसे आदमी को जानते हो जिसने वहां पे ऑर्गेनाइज किया हो या दूसरी जगह उसने धरना दिया हो, तो बोलो कि भाई इन 5 में से कौन आदमी डिजर्विंग है, इनको 200-200 रुपये दे दो।
आजकल तो नेट बैंकिंग आ गया है, बिटकॉइन आ गया है। मैं बिटकॉइन का समर्थक नहीं हूँ, पर मतलब ऐसे चिल्लर अमाउंट हो 500,000 की, तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं बनता कि आप कौन सा मीडियम यूज करते हो। तो ये एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि गलती से भी नेता को मत देना, वरना इंडिया अगेंस्ट करप्शन को जो पैसा दिया था भगवान जाने कहाँ गया। मुझे उस पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी मेहनत, उनकी किस्मत, उनकी कुबुद्धि, उनकी जो भी बोलते हैं कनिंगनेस जो भी है, पर जिन्होंने पैसा दिया उनका तो पैसा बर्बाद हो गया ना। उन्होंने आंदोलन के लिए पैसा दिया था और सारा पैसा किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए यूज हो गया। तो इस तरह से यदि आप धरने में और रैलियों में विश्वास रखते हैं तो सीधा उस आदमी को दीजिए जो कि खुद अपने पांव पे धरने की जगह पे खड़ा है, खुद अपने पांव पे रैली में जा रहा है, न कि उस आदमी को जो कि 1000 आदमी को 10,000 आदमी को इकट्ठा करने के लिए एक ठेकेदारी कर रहा है। तो ये मेरा पूरा फॉर्मेट था, लीडरलेस धरना, लीडरलेस रैली। मैं फिर से दोहरा देता हूं, जहां तक मेरा मानना है स्वतंत्रता की मूवमेंट में धरने और रैलियां कोई काम नहीं आई। काम आए महात्मा भगत सिंह, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो जमाना तब कम्युनिकेशन यानी स्पीच पे बैन था, चुनाव सारे फर्जी होते थे। आज आप ईवीएम के खिलाफ हो तो लड़ो, ईवीएम के समर्थक हो तो फिर चुनाव में फिर कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा। देखिए जो भी चुनाव होते हैं उसमें फर्जीवाड़ा यदि ईवीएम में नहीं हो रहा तो कहीं नहीं हो रहा। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं खुद चुनाव लड़ा हूं। तो आज चुनाव की प्रोसीजर है, भारत के 90 करोड़ वोटर में से 65-70 करोड़ लोग वोट देते हैं। स्पीच पे कोई बैन नहीं है। सरकार में व्यवस्था परिवर्तन लाना हो या व्यक्ति परिवर्तन लाना हो, यह तरीका ही काम करने वाला है। फिर भी यदि आपको रैली या धरना देना है तो आगे का स्टेप शुरू होता है क्या कि रैली और धरने में नए महात्मा अरविंद गांधी का खड़ा करना वो कोई पॉइंट नहीं है, और टाइम बर्बाद करना जो स्ट्रेटेजी awakenindiamovement.com वेबसाइट के मालिक की है कि किस तरह से समय बर्बाद किया जाए, उससे आप कैसे बच सकते हो। तो पहले ड्राफ्ट तय करो। यहां ड्राफ्ट तय करोगे वहीं 70-80% नेताओं की छुट्टी हो जाएगी। जब आप डिसाइड करोगे कि नहीं भाई मॉरिशस ट्रीटी तो खत्म करनी है, तो विश्वरूप छोटे गांधी का नाम एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो मॉरिशस ट्रीटी के समर्थक है। आप करोगे कि भाई मीडिया में तो एफडीआई चाहिए नहीं मुझे, ऑटोमेटिकली उनका नाम डिलीट हो गया, क्योंकि वो मीडिया के में एफडीआई के समर्थक है। कि भाई भारत में से यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर को तो मुझे कल का कल हटाना है, एकदम नॉनसेंस वेबसाइट है, कोई मिस नहीं करने वाला उसको। टिकटॉक चला गया, कोई याद भी करता है टिकटॉक को, यूट्यूब चला जाएगा, कोई याद नहीं करने वाला। फेसबुक चला जाएगा, हाँ जो भी जा रहा है उसको एक बार उसके पोस्ट सारे डाउनलोड कर लेने दो, या तो सरकार है वो सारे पब्लिक पोस्ट जितने भी है वो सारे डाउनलोड कर ले, बाकी सबको बोल दे कि सारे प्राइवेट पोस्ट है वो हर एक आदमी खुद अपनी मर्जी से डाउनलोड करना हो तो कर ले। लेकिन फेसबुक है वो बैन हो जाएगा, यानी कल के बाद कोई दूसरा पोस्ट फेसबुक पे आएगा ही नहीं। बस तुम पढ़ सकते हो जो लिखा है और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर डाउनलोड कर लो, और 5-6 महीने बाद फेसबुक है वो गायब हो जाएगा भारत से, कोई उसको मिस नहीं करने वाला। दूसरे 50 वेबसाइट आ जाएंगे सोशल मीडिया के लिए। तो जैसे ही आप कहोगे कि बैन फेसबुक, आपको ये awakenindiamovement.com का मालिक है वो खिसक जाएगा कि नहीं फेसबुक तो रहना चाहिए, क्योंकि उसका मालिक बोल रहा है कि फेसबुक होना चाहिए, उसका मालिक बोल रहा है यूट्यूब होना चाहिए। तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है। इसके बिना हर एक आदमी बोलेगा कि हाँ भारत में विदेशों का दुष्प्रभाव कम होना चाहिए, सब बोल देंगे। इसलिए ड्राफ्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सीधा उसे ड्राफ्ट की रिटर्न कॉपी मांगो जो कि मैं दे रहा हूं। अब आप इसके पढ़ने के बाद डिसाइड कर सकते हो ना कि ये काम की चीज है या निकम्मी की चीज है। अब आपको मेरी फोटो देखने की जरूरत नहीं है, आपको मुझ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जो हर बार बात की जाती है ना कि भाई हमको किसी ना किसी पे भरोसा करना ही पड़ेगा, तो ला भाई 4 पेज का डॉक्यूमेंट लिख के देना, उस पर हम देखेंगे कि भरोसा करने लायक नहीं है। तो ये इसके बाद ये चीज आती है कि तारीख पहले से फिक्स करवा लो। मैंने ये तारीखें प्रपोज की है, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है।
ऐतिहासिक कारण है। ये कारण सहूलियत के लिए कि 3 दिन छुट्टी के दिन है, फर्स्ट संडे, ये 3 दिन छुट्टी के दिन है, ये 6 संडे। वैसे इसके पीछे ऐतिहासिक कारण नहीं है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस वो कोई अच्छा दिवस नहीं है, पर छुट्टी है। ये कन्वीनियंस के हिसाब से ये तारीख डिसाइड की है। 15 अगस्त वो स्वतंत्रता का दिवस नहीं है, हमारा स्वतंत्रता दिवस 14 अप्रैल है। 18 फरवरी है, इसने चेन रिएक्शन शुरू किया जो कि 18 फरवरी को एक धमाके में कन्वर्ट हुआ। पर यह सहूलियत का दिन है। 26 जनवरी कोई संविधान हमारा कोई इतना अच्छा नहीं है, ना उसमें राइट टू रिकॉल है, ना ज्यूरी सिस्टम है, ना राइट टू बियर वेपन है, जो कि अमेरिका के संविधान में हथियार रखने की छूट। जैसा है वैसा है, सहूलियत का दिन है। तो ये 6 दिन सहूलियत के दिन और ये 8 दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन है भारत के इतिहास में। ये 7 दिन स्वतंत्रता से पहले के और ये 8वां दिन स्वतंत्रता के बाद का। फिर भी यदि अवेकन इंडिया मूवमेंट.com के वेबसाइट के मालिक और उनके मैनेजर, उनके जो भी सैलरीड या अनसैलरीड जो भी है, वो कहे कि नहीं भाई ये तो राहुल मेहता ने तय किया होता है, वो कौन होता है, मैं साफ साफ बोलता हूँ, वो अपनी मर्जी से 12-15 तारीखें मुझे दे दे 24 जुलाई को छोड़ के, क्योंकि वो विदेशों की तारीख है। ये 24 जुलाई को, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता। वो 18 कहेंगे मैं 18 मान लूंगा, वो 25 कहेंगे मैं 25 मान लूंगा। ये शैतान की तारीख तो बिल्कुल मंजूर नहीं करने वाला। वो अपने हिसाब से तारीख देते, पर वो बाद में फिक्स हो जाएगी, फिर लीडर का डिस्क्रिप्शन खत्म, और फिर धरने की जगह वो भी फिक्स। एक्टिविस्ट खुद अपने, मतलब पूरे भारत में करोड़ों ग्रुप बने उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के लिए। फिर ड्राफ्ट वोट वापसी सीएम का हो तो आप मान लो कि किसी ने ड्राफ्ट रखा कि भाई जबरदस्ती टीकाकरण होना चाहिए, देखो वो भी भारत का नागरिक है, उसकी मर्जी, तो फिर उस ग्रुप में से आप निकल जाना। वो ग्रुप आपके लिए नहीं बना। ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहा था। वैसे इस तरह के भारत में मानने वाले 5 करोड़ भी नहीं है कि हर एक आदमी को जबरदस्ती पकड़ के टीका लगाओ। ऐसे मानने वाले भारत में 90 करोड़ वोटर में से 5 करोड़ भी नहीं है। पर कोई दूसरा ग्रुप हो जो कि मान लो कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, तो मैं ट्रू सेक्युलरिज्म में बिलीव करता हूं, मैं हिंदू राष्ट्र में बिलीव नहीं करता, मैं ट्रू सेक्युलर, तो उस ग्रुप में मैं नहीं जाऊंगा। तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो अब उसको हिंदू राष्ट्र के लिए धरना करना है, करने दो, मैं नहीं जाऊंगा उनके धरने में। अब तो ये ग्रुप से एक लीडरलेस कम्युनिकेशन शुरू होगा जिसका पर्पस है सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट। और 7वां पॉइंट जो मैंने बताया इसमें लिखा नहीं है, वो है फंडिंग का पॉइंट। तो फंडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक आदमी ऐसा है कि जिसके पास पैसा है लेकिन वो समय और शक्ति नहीं दे सकता। दूसरा आदमी ऐसा है कि जो समय शक्ति दे सकता है लेकिन उसको मटेरियल की जरूरत है, बैनर पोस्टर की जरूरत है, वो खुद जाएगा आएगा, एक दिन की इनकम गई। तो जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो ऐसे आदमी को पैसा दे, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो डायरेक्ट, ये साफ बात है, नो डोनेशन टू लीडर। और दूसरा डायरेक्ट ट्रांसफर टू एक्टिविस्ट या जो भी वोटर है जो कि रोड पे बैनर लेके खड़ा है और उसका बैनर तुम्हें अच्छा लगता है, तो सीधा उसको 100-200 जितना भी तुम्हें देना है दे दो। उसमें थोड़ा रेंडमाइज रखो ताकि डिवाइड हो जाए और बाद में मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि ऐसा ना हो कि एक ही आदमी को ज्यादा चला गया दूसरे को कुछ नहीं मिला। इतना नहीं होगा, आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे ठीक ठाक ही जाएगा। बीच में कोई नेता रखोगे 90% वो खा जाएगा। तो इस तरह से हम लीडरलेस रोड रैली और लीडरलेस धरना कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, इंडिया अवेकन मूवमेंट.com का वेबसाइट का मालिक काफ़ी बड़ा आदमी है, मतलब बड़े आदमी का सपोर्ट है, उसको फंडिंग है, मेरी और उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो डिफरेंस आता है वो इस बात पे आता है कि वो पूरी मूवमेंट लीडर बेस्ड रखना चाहते हैं कि ड्राफ्ट नहीं होगा, हर जगह जाओ, इस वेबसाइट का चर्चा करो, इस वेबसाइट का बैनर होगा, हर एक आदमी को तुम्हें उस वेबसाइट से जोड़ना है। मतलब कि तुम उस वेबसाइट के मालिक के अनपेड सेल्समैन होगे, पेड सेल्समैन भी नहीं, पेड मीडिया वाला तो कम से कम पैसे लेके सेल्समैन गिरी कर रहा है ना, आप तो मूर्ख बन रहे हो। आप उस वेबसाइट के सेल्समैन बन गए और वो भी अनपेड सेल्समैन, और मुद्दा आगे बढ़ ही नहीं रहा, उस वेबसाइट का नाम ही आगे बढ़ रहा है।
तो वो चाहते हैं कि पूरी मूवमेंट लीडर सेंट्रिक होनी चाहिए, और लीडर सेंट्रिक से ज्यादा खतरनाक कि तुम्हें पता नहीं है लीडर कौन है, विदेशी है, मतलब विदेशियों का एजेंट है, पर तुम्हें पता नहीं है कि वो लीडर कौन है। ऐसे एक लीडर की पूरे समाज में जाके अंधभक्ति करनी है, पूरे समाज में जाके उसको तुम्हें उस वेबसाइट का अंधभगत बनाना है। खैर, जबकि मेरा डायमेट्रिकली ऑपोजिट है कि वेबसाइट का मालिक पता या हो या ना हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, पर पता हो या ना हो, बाकी पूरा जो धरने का ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना नेता होना चाहिए। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस आता है। तो आप डिसाइड कीजिए, आपको लीडरलेस रैली करनी है, लीडरलेस धरना करना है, या किसी महात्मा अरविंद गांधी से भी बदतर क्यों? क्योंकि उसमें तो पता था ना कि इस आदमी के अंडर में हमको, इस आदमी का हमें अंधभगत बनना है। यहाँ तो किसके अंधभगत बनना है वो पता भी नहीं है कि हम किसके अंधभगत बन रहे हैं। अंधभक्ति का भी एक लेवल, मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह की अंधभक्ति भी हो सकती है कि आप एक बक्से में एक मूर्ति है और उसकी पूजा कर रहे हो, मतलब कम से कम मूर्ति क्या है वो तो दिख रहा था पहले, अब तो बक्से के अंदर मूर्ति है, ब्लैक बॉक्स के अंदर मूर्ति और उसकी पूजा हो रही है। तो आपको अंधभक्ति आधारित धरना करना है या नेता विहीन धरना करना है, वो आपकी चॉइस है। धन्यवाद।